तो सौम्या या सौम्या जैसे लोग इंडस्ट्री में जो मौजूद है वो उनके लिए क्या स्कोप खुला, क्योंकि उसके बाद अगला सवाल जो है मैं उसके बाद पूछूंगा, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि ओटीटी ने क्या किया, क्योंकि आपने कहा कि फिल्म और टीवी जी वो दो ही चीज थी जब आपने शुरू किया, लेकिन अब तो ओटीटी है। जी, यही मैं बताना चाहूंगी कि ओटीटी की वजह से एक बहुत अच्छी चीज ये हो गई कि बहुत सारे अच्छे कलाकार जिनको फिल्मों में मौका नहीं मिल पाता था, क्योंकि फिल्म ट्रेडिशनली सिर्फ वॉज अबाउट अ हीरो हीरोइन एंड स्मॉल कैरेक्टर एक्टर्स जिनके लिए कोई बहुत बड़े अच्छे रोल्स नहीं थे, उनके लिए बहुत अच्छा हुआ। जैसे हमने बहुत बढ़िया बढ़िया कलाकार देखे, चाहे मनोज बाजपेयी बहुत छा गए क्योंकि वो बहुत वक्त से फिल्मों में नहीं आ रहे थे, उन्होंने बहुत कमाल का काम किया। पंकज त्रिपाठी, जयदीप अलावत, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हम लोगों को देखने को मिले जो शायद हम उनको उस तरह से नहीं देख पा रहे थे। बहुत सारे डायरेक्टर्स, बहुत सारे राइटर्स, उन लोगों को मौका मिला जिनको फिल्मों में मौका नहीं मिल रहा था। टेलीविजन की जो अपनी बंदिश होती है कि आप सिर्फ बहुत मासी कंटेंट बनाते हो, डेली सोप चक्की की तरह बनाते हो जहां क्वांटिटी ज्यादा होती है, क्वालिटी पे फोकस कम होता है, उन लोगों को बेहतर कंटेंट बनाने का मौका मिला कि ज्यादा बजट, कम फाइनाइट सीरीज और ज्यादा वक्त के लिए प्रोडक्शन पे ध्यान देना। लेकिन अभी भी मैं कहूंगी कि इंडियन ओटीटी अभी भी ट्रांजिशन फेज में है, उनको ये समझ में नहीं आया कि क्या एग्जैक्टली करना है। तो ऐसा नहीं है कि हर शो जो इंडियन ओटीटी पे आ रहा है वो बहुत बेहतरीन है, ऐसा नहीं है। अगर 10 आते हैं उनमें से सिर्फ 1 या 2 ही अच्छे होते हैं। हाँ, तो वो भी एक लर्निंग प्रोसेस है शायद। मुझे बस उसी जिसपे आपने छोड़ा मुझे वहीं पे आना था। उन्होंने कहा कि ओटीटी पे जो कंटेंट है जो आ रहा है उसमें से उसका एक फिक्स मसाला है। फिक्स मसाला ये है कि उसमें 15% क्राइम है, 20 से 15 या 25% सेक्स है और उसके अलावा चीजें हैं, ये कंटेंट है। तो उसमें सौम्या अपने को कहां फिट पाती है इस कंटेंट और इस पूरे ओटीटी के मॉडल में? मैं जब भी किसी बड़े कास्टिंग डायरेक्टर या किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म के किसी हेड से जब भी बैठती हूँ मेरी थोड़ी बहस हो जाती है। अच्छा। मैं उनसे ये कहती हूँ कि इंडिया के सबसे बेहतरीन 5 शोज पहले मुझे आप गिनाइए और वो मुझे बताइए कि उन 5 शोज में ये क्या जो चारों चीजें आपने कही वो थी, नहीं थी, फिर भी आपको वही बनाना है, तो गलती किसकी है? इतनी शर्तों के थैंक यू सो मच। जो बेहतरीन 5 शोज थे इंडिया के, उसमें ना कोई स्टार था, ना उसमें वॉयलेंस था, ना सेक्सुअल कंटेंट था, लेकिन फिर भी अगर आपको वो तीनों बनाने हैं तो फिर रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है, लेकिन फिर भी आपको गलत काम करना है। तो ये तो प्रॉब्लम इज विद द होल थॉट प्रोसेस ऑफ द मशीनरी। मैंने दूसरा ट्रांजिशन लें, हम आपके दूसरे पहलू पे बातचीत शुरू करें। इतना टैलेंट था, कविता से लेके एक्टिंग तक, एमबीए और कॉर्पोरेट वर्ल्ड और दुनिया, रैंप वॉक, सारी चीजें बताई। गाने का मन कभी नहीं हुआ या? आज आपने सोच लिया है कि इसमें सब कुछ होना चाहिए, ऐसा नहीं है। नहीं, मैंने सोचा कि कभी हो सकता ट्राई किया। ये ट्राई नहीं किया। ये आपने गलत ट्राई किया। अच्छा, मैंने गलत ट्राई किया। मैं इतना अच्छा नहीं गाती हूँ। अच्छा। मुझे म्यूजिक का शौक है, लेकिन मैंने कभी फॉर्मली सीखा भी नहीं और मुझे आता नहीं है इतना। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। फिर एक कोरोना के समय में और कोरोना के बाद में जब ओटीटी का सामने आ रहा था, बहुत सारे लोग आ रहे थे सामने, बड़े स्टार्स आए और एक सोशल मैसेज के साथ आए, तो मैंने देखा कि आपका भी एक काम बहुत लोगों ने देखा और बहुत सारे लोगों ने, सूद साहब को लोग देख रहे थे और आपके ही एक कोलीग थे दीपेश, उनकी डेथ हुई, उसमें एक चेहरा आपका भी दिखाई पड़ा और वो चीज लोगों को बड़ी अपील की और उसको सोशल मीडिया पे काफी लोगों ने आपके बारे में और कई चीजें लिखी। इंडस्ट्री में एक कोई इस तरह का सॉकर है नहीं, तो जब कोई आता है सामने या सोसाइटी के लिए, अपने कोलीग्स के लिए, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। जी, ये बहुत ही एक ऐसी घटना हुई जिससे मुझे बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि दीपेश भान जो टीका मलखान का जो कैरेक्टर था उसमें वो मलखान का किरदार निभाते थे और बहुत उनका सफर मैंने अपनी आंखों के सामने देखा। बहुत वक्त से छोटे छोटे रोल्स कर रहे थे और बहुत मेहनत के बाद वो उभर रहे थे, अपनी पहचान बना रहे थे
और मुझे याद है कि जब हम सेट पे थे तो वो मुझसे अक्सर कहा करते थे कि मैं घर अपना खरीदना चाहता हूँ बंबई में, मेरा एक सपना है, मेरा बहुत बड़ा सपना है कि मैं अपना घर खरीदूं और मुझे बैंक से लोन नहीं मिल रहा है। फिर धीरे धीरे मैं उनसे पूछती थी ऐसा करो शायद अब लोन मिल जाएगा, तो उनको लोन मिला। फिर उनकी शादी नहीं हो रही, मतलब शादी की बात चला करती थी और सब कहते थे शादी करो, मजाक करते थे सबके, तुम्हारी उम्र हो गई शादी करो। फिर उनका मेरे सामने ही उनकी शादी हुई, फिर उनको बेबी हुआ और अचानक से ये सब कुछ उनके साथ हुआ और वो अचानक से चले गए। तो मुझे बहुत तकलीफ हुई और जब मैंने वहां जाकर देखा कि उनकी बहुत ही यंग सी वाइफ थी, 30 साल की, 28-29 साल की उम्र में उन्होंने अपने हस्बैंड खो दिया। वो दिल्ली से आई थी, उन्होंने अपना काम छोड़ दिया था, वो हाउसवाइफ थी, उनको बेबी हुआ था अभी। तो मुझे बहुत तकलीफ हो गई और उनके पेरेंट्स भी नहीं थे दीपेश के। और जब मैंने देखा कि उनके पास 60 लाख रुपए का होम लोन है और अगर होम लोन नहीं दिया गया तो वो नहीं ही दिया जाता क्योंकि कोई पेरेंट्स ही नहीं थे सपोर्ट करने के लिए और लड़की के भी फादर नहीं थे, मदर हाउसवाइफ थी, तो कोई भी नहीं था सपोर्ट करने के लिए, तो वो घर तो नीलाम हो जाता और वो लड़की बेघर हो जाती छोटे से बेबी के साथ। तो मुझे बहुत तकलीफ हुई उस बात से और मैंने सोचा कि क्या करूं। तो मैंने सिर्फ एक लिंक बनाया अपने सोशल मीडिया पे। सबसे पहले मैंने खुद पैसे डाले उसमें, हालांकि वो शो मैंने उस वक्त छोड़ दिया था, और मैंने सिर्फ एक अपील डाली कि मैं ये चाहती हूं कि इस बच्चे को छत मिल जाए। और सबसे दुख की बात ये थी कि उसने अपने होम लोन पे इंश्योरेंस नहीं लिया था। तो ये भी उसने बहुत बड़ी गलती की थी, तो इंश्योरेंस भी नहीं था। और मैं बैंक के पास गई और मैंने उनसे कहा कि मुझे सिर्फ 3 महीने की मोहलत दे दीजिए, आप रोक दीजिए इंटरेस्ट रेट और मुझे 3 महीने की मोहलत दीजिए, उसके बाद ही आप कुछ करिएगा। तो वो उन्होंने रोक दिया और 28 दिनों के अंदर मैंने 50 लाख रुपीस कलेक्ट किए। वाह क्या बात है। तो सौम्या फॉर कॉज, ये भी एक पहलू नजर आया। और मेरी प्रोड्यूसर और बाकी एक्टर्स ने कुछ कलेक्शन करके उनको 10 लाख सब लोगों ने दिए। तो इस तरह से हमने उनका घर लोन बचा लिया। और जब मैं वहां गई बैंक में तो वो लोग तालियां बजाने लगे। उन्होंने कहा कि मैडम अब 28 दिन में ले आई। मैंने कहा बस अब आप मुझे वो डॉक्यूमेंट दे दीजिए। फिर सबने कहा कि अब ये डॉक्यूमेंट उनका हो गया तो कोई भी क्लेम कर सकता है। फिर कोर्ट में जाके उनको सक्सेशन सर्टिफिकेट भी मैंने दिलाया। मुझे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, एक छोटा सा मैं आपको रोक रही हूं कि ये सिर्फ मैं नहीं थी, ये सिर्फ सब लोग थे जिन्होंने हेल्प की। और मेरा यकीन हो गया कि हम इतनी बार कहते हैं कि बुरे लोग दुनिया में ज्यादा हैं, अच्छे लोग कम हैं। मुझे यकीन हो गया कि दुनिया में अच्छे लोग ज्यादा हैं। वाह वाह। और सब लोगों ने मुझसे कहा कि कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा 1-2 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ मत करो। सबने, मेरे सब दोस्तों ने, सबने ये कहा। और मैं सिर्फ आप सब लोगों से ये कहना चाहती हूं कि कभी भी अगर दिल में ख्याल आए कि मैं कोई अच्छा कदम उठा रहा हूं और कुछ नहीं होने वाला, ये सोच के कदम मत रोकना, कदम जरूर उठाना, क्योंकि सिर्फ एक कदम की जरूरत होती है, अच्छे कदम की। बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं। सो नेवर स्टॉप फ्रॉम डूइंग गुड। समय तो खत्म हो गया, सामने दिखा रहे हैं टाइम साहब। मैं आपसे बस बहुत जल्दी वेरी क्विक एक सवाल जानना चाहता हूं, आपका कोई सपना है? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां, लेकिन फिर भी कम निकले। अब इसके बाद कुछ रह नहीं जाता कि कुछ कहा जाए या कुछ बोला जाए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सौम्या जी, आप प्लीज मंच पर बने रहें। और अब मैं मंच पर इनवाइट करना चाहूंगी सीनियर एडिटर न्यूज 18 के अरुण पांडे जी को, जो कि सौम्या जी को मोमेंटो भेंट करके उनका अभिवादन करेंगे। तो न्यूज 18 के एडिटर, सीनियर एडिटर अरुण पांडे जी मंच पर मौजूद हैं।